सर, वेलकम इन आलोक्स मैथ मैजिक। आप लोग क्लास 10th के बाद 11th में गए हैं और 11th में फर्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा सेट थ्योरी। इसी चैप्टर के बारे में फुल डिटेल पूरी जानकारी मैं आप लोग को देने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज यहां पर सिखाया जाएगा। धीरे धीरे आराम से सिखाया जाएगा जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोग शुरू करते हैं सेट्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेट थ्योरी में ये समझेंगे या ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये सेट्स होता क्या चीज है, सेट्स क्या है, व्हाट इज सेट। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है सेट को समझने में, सेट को पहचानने में कि किस तरह किसको हम सेट कहेंगे, किसको सेट नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि व्हाट इज सेट, सेट होता क्या चीज है। अब बहुत सारी चीजें हम लोग यूज किए हुए हैं, जैसे हम लोग घर में भी बहुत चीजें यूज करते हैं। हम लोग घर में कहते हैं कि हमारे पास डिनर सेट है, हमारे पास लेमन सेट है, हमारे पास ड्रेस का सेट है। तो वहां पर हम लोग सेट यूज किए। अब यहाँ मैथमेटिक्स में भी सेट यूज हो रहा है। तो ये वास्तव में सेट है क्या, वो सेट और इस सेट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, या हम उस सेट को कैसे रिलेट करें, कैसे वहां पर उसको क्यों सेट कहा गया और क्यों जो है सेट नहीं कहा गया किसी चीजों को। अब वास्तव में होता क्या चीज है, एक एक चीज समझेंगे ध्यान से तो समझ में आएगा। कुछ चीजें होता है, जैसे हमने कह दिया कि कलेक्शन, कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कुछ ऑब्जेक्ट हम लोग लिए और उसको इकट्ठा किए, उसको कलेक्ट किए, तो ये जो कलेक्शन वर्ड आया, ठीक है। जैसे मान लो हमने ले लिया कप, प्लेट, ग्लास, ये तीन आइटम हमने ले लिया और इसको इकट्ठा कर दिया, तो ये कलेक्शन बन गया। या कुछ फ्रूट्स हम ले लेते हैं, जैसे हमने एक टोकरी लिया और इस टोकरी में लिख दिया, रख दिए एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, मान लिया तीन फल में रख दिया, तीन फ्रूट रख दिया। तो यहां पर हम लोग क्या किए, कुछ फल को इकट्ठा किए और एक टोकरी में रख दिए, तो ये कलेक्शन वर्ड यूज हुआ। कप, प्लेट, ग्लास इकट्ठा किए और किसी जगह पे हम लोग रख दिए, तो वो भी क्या हुआ, हमने कलेक्ट किया, कहीं कहीं से उठाया और एक जगह पे लाके रख दिया, तो कलेक्ट किए। इसी तरह जैसे किसी पेड़ पे बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई है, तो हम लोग यूज करते हैं कि चिड़ियों का झुंड है। या बहुत सारे जानवर निकल रहे हैं तो हम कहते हैं जानवरों का झुंड जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर झुंड शब्द यूज हुआ। इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि किसी क्लास में कि क्लास 11th के स्टूडेंट का कलेक्शन, क्लास 11th के स्टूडेंट्स का कलेक्शन, क्लास 11th के जितने बच्चे हैं उनको इकट्ठा करके एक रूम में बैठा दिया गया, तो वो एक रूम में क्लास 11th के बच्चों का कलेक्शन हो गया। तो यहां पर ये जो वर्ड आ रहा है कलेक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो सेट को यहीं पर समझने की जरूरत है कि जो यानी कई ऑब्जेक्ट को जब हम कलेक्ट करते हैं और एक जगह पर उसको रख देते हैं तो उसको हम लोग सेट कहेंगे। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि हम केवल इकट्ठा कर दिए और रख दिए तो कह दिए कि सेट है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या जरूरी है इसको समझेंगे। तो कलेक्शन कैसा होना चाहिए, मैंने यहां कहा कि कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। अब कलेक्शन हो सकता है या ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो कोई कलेक्शन, कुछ ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा या कुछ लोगों का ग्रुप होगा, उसको हम लोग सेट कहेंगे। लेकिन कब कहेंगे, कुछ क्राइटेरिया है, कुछ शर्तें हैं। अगर वो कलेक्शन, वो ग्रुप उस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, उस कंडीशन को फॉलो करेगा, तभी हम उसको सेट कहेंगे, अदरवाइज हम उसको सेट नहीं कहेंगे। क्या चीज है कलेक्शन या ग्रुप, कैसा होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है कि वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्ट। उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हो वो सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी अलग अलग होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। हमारे कलेक्शन में ऑब्जेक्ट का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हो वो सिंगल होने चाहिए, अकेला होना चाहिए, डिस्टिंक्ट की प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज डिफाइन, ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड इन
आवर कलेक्शन, हमारे कलेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट है वो सभी डिफाइन होने चाहिए। अब डिफाइन का क्या मीनिंग है, डिफाइन का क्या मतलब है? जैसे मान लो हमने किसी टोकरी में फ्रूट्स रखा, तो फ्रूट्स ही होने चाहिए, कुछ और उसमें नहीं होना चाहिए। जैसे टोकरी में हमने रख दिया कि एक एप्पल हमने रख दिया, एक बनाना रख दिया, एक ग्रेप्स रख दिया, ऑरेंज रख दिया, ठीक है, तो चारों चीज फ्रूट होने चाहिए। यानी मान लो कि ये हमारा कोई टोकरी है और उसमें हमने क्या रखा, एप्पल रख दिया, ग्रेप्स रख दिया, ऑरेंज, बनाना, पपाया, ये मैंने 5 रखा। तो अब इन पांचों की प्रॉपर्टी क्या है? एप्पल इज ए फ्रूट, ग्रेप्स इज ए फ्रूट, ऑरेंज इज ए फ्रूट, बनाना इज ए फ्रूट, पपाया इज ए फ्रूट। तो पांचों फ्रूट्स की प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए मैंने कहा कि ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड, सारे ऑब्जेक्ट डिफाइन है कि दीज ऑल आर फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स है। और ये जो पहली चीज मैंने बताया था कि डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब कि हमारी टोकरी में एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, बनाना, पपाया एक एक होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो जब कोई कलेक्शन ये दो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, फर्स्ट इज डिस्टिंक्ट एंड सेकंड इज डिफाइन, तभी हम उस कलेक्शन को सेट कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब क्या निकला कि सेट की अगर डिफिनीशन हमको बनाना है तो क्या डिफिनीशन हो सकता है सेट की? सेट की डिफिनीशन होगा कि द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट्स। ये हमारा डिफिनीशन बना। द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। अब थोड़ा सा यहां समझने की जरूरत है कि डिस्टिंक्ट और डिफाइंड इन दोनों को यूज करके हम एक वर्ड यूज करते हैं यहां पर, वेल डिफाइंड। जब हम वेल डिफाइंड कहेंगे तो इट मींस कि इन आवर कलेक्शन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट एंड डिफाइंड। समझ में आया? तो हम अलग अलग डिस्टिंक्ट और डिफाइन ना यूज करके वेल डिफाइन यूज कर देते हैं। तो जब वेल डिफाइन यूज कर देंगे तो द डिफिनीशन ऑफ सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। The collection of well-defined objects are called set. Well-defined means कि every object in our collection are distinct and defined. समझ में आया यहाँ तक? तो मेन चीज हमको समझना था कि सेट होता क्या चीज है। तो सेट वास्तव में क्या है? कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए और डिफाइंड होने चाहिए। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसको और आगे देखेंगे कि किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखें कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड सेट। अब ये समझ में आ गया कि व्हाट इज सेट। सेट है क्या चीज? सेट इज ए कलेक्शन। कलेक्शन कैसा होना चाहिए? कलेक्शन डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की, कैसे हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेट यूज करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ अल्फाबेट, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक्स, वाई, जेड, इस तरीके से हम लोग किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर सेट के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल में रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड सो ऑन, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। स्मॉल लेटर से ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं और किसी भी सेट्स को या सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इज कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर ऑब्जेक्ट इज स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब दूसरी बात क्या समझना है? यह समझना है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को
इस तरीके के ब्रैकेट में यूज करते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग ब्रेसेस कहते हैं या करली ब्रैकेट कहते हैं। तो इस तरीके के ब्रैकेट में यूज करेंगे। ध्यान क्या देना है, कभी भी हम इस तरह के ब्रैकेट में या इस तरह के ब्रैकेट में, जिसको जनरल लैंग्वेज में हम लोग स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट कहते हैं, उसमें नहीं लिखना है। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, ये इंटरवल हो जाएगा। और सेकंड चैप्टर आपका जो रहेगा रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें इंटरवल के बारे में बताएंगे कि इसमें लिखने से क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है। सेट को कैसे लिखेंगे, हमेशा इस तरीके के ब्रैकेट में लिखेंगे। इसके अंदर के ऑब्जेक्ट को ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट है, हम अलग अलग लिखेंगे और बीच में कॉमा यूज करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और इसको कुछ कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देंगे। पढ़ेंगे कैसे, कहेंगे ए इज ए सेट, ए इज ए सेट ऑफ ए बी सी डी। तो ए क्या है, ए इज ए सेट। तो सेट के लिए हमने क्या यूज किया, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। और कलेक्शन किसका किया, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किससे किया, स्मॉल लेटर से। तो ऑब्जेक्ट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली हम लोग जो पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर, तो इन सबको कैसे लिखा जाता है। रियल नंबर को कैपिटल आर से लिखा जाता है। कैपिटल आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। कैपिटल आर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। आर प्लस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। Z is the representation of set of integers, integers. Z plus is the representation of set of positive integer, positive integers. C set of complex number, set of complex number. इंटीजर को कुछ लोग Z से लिखते हैं, कुछ लोग I से भी लिखते हैं, I और I प्लस। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर्स को Z से भी लिखा जाता है, रियल नंबर को R से लिखते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल N यूज करेंगे नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर अगर है तो हम कहेंगे N क्या है, N इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जनरल जो है नोटेशन होते हैं जिसको हम लोग सेट थ्योरी में यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि किस तरह के कलेक्शन को सेट कहेंगे और किस तरह के कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे, क्योंकि सारे कलेक्शन सेट नहीं होते हैं। जितने भी सेट्स होंगे वो सब कलेक्शन है, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट। ठीक है, मैंने बताया भी किस तरह का कलेक्शन सेट होता है। 2 प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए और डिफाइन होना चाहिए, यानी हमारा कलेक्शन वेल डिफाइन होना चाहिए। अब इसको क्वेश्चन लेकर के समझेंगे। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। समझ में आ रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 50। आप लोगों को पता है नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। लेस देन 50 है तो 49 तक जाएगा। तो अगर इसको आपको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट कैसे लिखेंगे, मैंने बताया है कि कोई नाम दे दो, नेचुरल नंबर को n दे दो, n। तो n इज इक्वल टू कौन सा ब्रैकेट यूज करना है, ये यूज करना है। कहां से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बहुत ज्यादा नंबर है तो डॉट 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 यूज करो, बीच में सारे नंबर है। और कहां तक जाना है, लेस देन 50, यानी 49 तक जाना है। तो ये हमारा कलेक्शन बन गया 1 2 3 डॉट 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 49। तो यहां पर दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, ईच नंबर आर डिस्टिंक्ट एंड एवरी नंबर आर नेचुरल नंबर, यानी दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, सो दिस इज सेट। ये हमारा सेट है। तो पहला हमारा क्या है, सेट है। नाउ सेकंड, दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। अब बहुत ध्यान से समझिए, यहां लिखा हुआ है गुड। अब गुड लिखना कोई गलत बात तो है नहीं, बहुत अच्छी बात है, गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। लेकिन ये जो गुड वर्ड है, ये गुड वर्ड कैसा है, ये डिफाइंड वर्ड नहीं है। क्यों डिफाइंड वर्ड नहीं है, क्योंकि मान लिया कि मैंने किसी से कहा
मान लिया मैंने किसी स्टूडेंट से कह दिया, मोहन नाम है, मैंने कहा मोहन तुम इंडिया के गुड हॉकी प्लेयर का एक लिस्ट बनाओ, और फिर मैंने दूसरे स्टूडेंट रोहन से कह दिया कि तुम बनाओ, तो दोनों की लिस्ट कॉमन होगी? नहीं होगी। हो सकता है कि उसमें कुछ नाम डिफर कर जाए। उसके लिए, मोहन के लिए हो सकता है कि कोई पार्टिकुलर हॉकी प्लेयर गुड ना हो, और हो सकता है कि रोहन के लिए कोई पार्टिकुलर हॉकी प्लेयर गुड ना हो। तो गुड वर्ड इज नॉट डिफाइंड। तो कहीं भी अगर इस तरह का वर्ड रहेगा जैसे गुड, ठीक है, और क्या हो सकता है? मोस्ट, ठीक है, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो अब मोस्ट वर्ड यहां यूज हो गया, डेंजरस एनिमल। अब किसी के लिए शेर मोस्ट डेंजरस एनिमल होगा, किसी के लिए काकरोच मोस्ट डेंजरस एनिमल होता है। कोई काकरोच को देख करके और डर के भाग जाता है, उसके लिए मोस्ट डेंजरस वही हो गया, ठीक है। अब कुछ लोग किसको देख के भागते हैं? कुछ लोग सांप को देख के भाग जाएंगे, कुछ लोग चूहे को देख के भाग जाएंगे। तो जिसको देख के भागेगा, डरेगा, उसके लिए तो वही मोस्ट डेंजरस हो गया ना, सबके लिए नहीं होता है। तो मोस्ट डेंजरस एनिमल में मोस्ट वर्ड, गुड हॉकी प्लेयर, गुड राइटर, बेस्ट राइटर, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई वर्ड बीच में यूज होता है हमारे कलेक्शन में, तो वो डिफाइन नहीं होता है, यानी उस तरह का कलेक्शन सेट नहीं होगा। जैसे यहां पर यूज हुआ द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया, तो हियर गुड वर्ड इज नॉट डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये हमारा सेट नहीं है, नॉट अ सेट। नाउ थर्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सब का कलेक्शन, जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन, ये सेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑल बॉयज आर डिस्टिंक्ट। कोई एक ही बच्चा दो जगह एक ही क्लास में नहीं बैठ सकता है, वो एक ही जगह बैठेगा ना, ठीक है। अब मिस्टर गोलू अगर बैठे हैं पहली सीट पे, तो मिस्टर गोलू तीसरे सीट पर थोड़ा जाके बैठ जाएंगे, कभी नहीं बैठेंगे, वो पहले एक जगह पर बैठा रहेगा, उसका सीट फिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी जितने भी बॉयज है वो सारे डिस्टिंक्ट है, एंड ऑल बॉयज आर डिफाइन। कैसे डिफाइन है? कि मान लिया वो क्लास 10th में बैठे हैं, तो इट मींस कि ऑल बॉयज आर इन क्लास 10th। 11 में बैठे हैं, तो जितने बच्चे हैं वो सब क्लास 11th के स्टूडेंट है। तो वो सबके लिए डिफिनीशन सेम होगा कि जितने भी बच्चे हैं वो क्लास 11th के हैं, तो सारे बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं। डिफाइन हो गया। तो इस तरह का जो कलेक्शन होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन इज अ सेट। नाउ फोर्थ एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। तो यहां पर कौन सा वर्ड आ गया? मोस्ट टैलेंटेड। तो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी के लिए मोस्ट टैलेंटेड मुंशी प्रेमचंद होंगे, ठीक है, किसी के लिए मोस्ट टैलेंटेड जो है वो जयशंकर प्रसाद होंगे, किसी के लिए महादेवी वर्मा जी होंगी। तो सबके लिए मोस्ट टैलेंटेड अलग अलग हो सकते हैं। सो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड इज नॉट डिफाइंड, सो दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। तो हम लोग इस एग्जांपल से समझे कि अगर हमारा कलेक्शन डिस्टिंक्ट और डिफाइंड की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तभी उस कलेक्शन को सेट कहेंगे। क्लियर दैट? सो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग, पॉज द वीडियो एंड नोट इट। तो सेट आपके समझ में आ गया कि किस तरह के कलेक्शन को सेट कहेंगे। अब दूसरी बात आप लोगों को यहां समझना है, क्योंकि आप लोग बिगनर्स है, अभी 11th में गए हैं, और ये आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर सेट पहली बार मिला है, तो बहुत मजा आएगा। तो दो चीज यहां पर सीखना है। एक तो एक ये साइन होता है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। और एक ये साइन होता है, काट दिया ऐसे बना के, तो इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स। नॉट बिलोंग्स। अब बिलोंग्स कहां यूज करेंगे और नॉट बिलोंग्स कहां यूज करेंगे? तो नाम से क्लियर है, हमारे सेट में जो ऑब्जेक्ट है, तो अगर है तो बिलोंग्स यूज करेंगे, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स यूज करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मैंने ले लिया ए इज ए सेट ऑफ 1 2 3 9 7 5 0, ठीक है। मैंने एक सेट लिया, कर्ली ब्रैकेट का यूज किया, सारे एलिमेंट लिखा, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, ठीक है। डिफाइन है कि मैंने जो भी लिया है वो इंटीजर लिया है, ठीक है। क्लियर है? अब मान लो मैंने यहां लिखा 1, ये फिल इन द ब्लैंक, आपको बिलोंग्स भरना है और नॉट बिलोंग्स भरना है ए। अब आप देखिए कि इस हमारे कलेक्शन में 1 है या नहीं है।
हमारे कलेक्शन में 1 है, दिख रहा है, तो यहां बिलोंग्स लगा देंगे, बहुत सिंपल सी बात है। और अगर मैंने यहां लिख दिया 4, फिल इन द ब्लैंक, भरना है A, यहां बिलोंग्स होगा कि नॉट बिलोंग्स होगा, देख के बता सकते हो। इसमें 4 है नहीं, 1 है, 2 है, 3 है, 9 है, 7 है, 5 है, 0 है, 4 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 4 नहीं है ना, तो नहीं है तो क्या करेंगे, बिलोंग्स बना के काट देंगे, यानी नॉट बिलोंग्स, यानी 4 नॉट बिलोंग्स टू A, 1 बिलोंग्स टू A, 1 है, 2 के साथ क्या लगेगा, बिलोंग्स, 2 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A, 9 बिलोंग्स टू A, 7 बिलोंग्स टू A, 5 बिलोंग्स टू A, 0 बिलोंग्स टू A। अब इनके अलावा कुछ भी रहे, मैंने दिया 11 नॉट बिलोंग्स A, 4 नॉट बिलोंग्स A, ठीक है। तो अगर हमारे सेट में जो गिवन सेट होगा उसमें एलिमेंट है तो बिलोंग्स लगेगा, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स लगेगा, सिंपल सी बात है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों को 11th की बुक में सिर्फ यही मिलेगा। पहली चीज आपको ये बताना रहेगा कि आवर कलेक्शन इज सेट और नॉट, जस्टिफाई योर आंसर, एंड सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय विथ बिलोंग एंड नॉट बिलोंग, ठीक है। अब आगे हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे कि किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं। तो ये जो सेट थ्योरी का सीरीज चल रहा है, इसमें कई चीजें हैं जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएगी। फर्स्ट पार्ट में बेसिक जानकारी दी गई, सेट की डिफिनीशन, उसका रिप्रेजेंटेशन, बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स साइन कहां पर यूज करेंगे। अब हम आगे सेकंड पार्ट में बताएंगे आपको। ओके, मिलते हैं अगले पार्ट में।